नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार माहौलिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक मुद्रा, मनी। मनी जो है अंग्रेजी के मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहचान चिन्ह या संकेत चिन्ह। पहचान चिन्ह या संकेत चिन्ह होता है। तो मुद्रा जो है अंग्रेजी के मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और इसे लैटिन या ग्रीक भाषा में मोनेटो शब्द है उससे बनाई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहचान या संकेत चिन्ह होता है। इसकी परिभाषाओं की बात करें तो मुद्रा की परिभाषाओं को अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। इसमें सबसे पहले आता है वाकर और हिक्स। वाकर और हिक्स कहता है कि मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे। दूसरी परिभाषा आती है इसकी सेलिगमैन के अनुसार। सेलिगमैन ये कहता है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। सामान्य यानी जिसे जनता स्वीकार करती हो उसे कहते हैं मुद्रा कहते हैं। फिर तीसरी परिभाषा आती है नैप व होटरे के अनुसार। नैप व होटरे कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो। कानूनी का मतलब जिसे राज्य स्वीकृति, सरकार स्वीकृति प्राप्त प्रदान करे उसे मुद्रा कहते हैं। नैप व होटरे कहते हैं ये बात। अगली परिभाषा आती है होटले विद्रस के अनुसार। होटले विद्रस ये कहता है कि मुद्रा वह पदार्थ है जिसकी सहायता से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। यानी वह पदार्थ है यानी वह वस्तु है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी लेन देन करते हैं, तो वह क्या है? मुद्रा है। रॉबर्टसन के अनुसार, रॉबर्टसन कहता है कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के भुगतान व अन्य व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। यानी मुद्रा वह है जो वस्तुओं का भुगतान और व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने में सर्वव्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, उसे कहते हैं मुद्रा, रॉबर्टसन के अनुसार। और एक आता है क्राउथर। क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, अविलंबित भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है और साथ ही मूल्य के माप और मूल्य के संग्रह का कार्य भी करती है। यानी मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम का कार्य भी करती है और अविलंबित भुगतान यानी भविष्य में भुगतान करना किसी चीज़ का, तो विलंबित भुगतान के माध्यम के रूप में भी स्वीकार की जाती है और साथ ही मूल्य के माप और मूल्य का संग्रह। मूल्य का माप यानी किसी वस्तु के मूल्य को मापना कि कितना रुपए हो, और मूल्य का संग्रह, उसके बचत संग्रह करना भी कार्य भी मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। इन्हीं सब परिभाषाओं के रूप में, सार रूप में अपन ये कह सकते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे जनता निसंकोच विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापन और मूल्य संचय के रूप में स्वीकार करती है। साथ ही सरकार व जनता जिसे स्वीकृति प्रदान करती है उसे कहते हैं मुद्रा। अब बात करते हैं मुद्रा के प्रकारों की। तो मुद्रा के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है: प्रकृति के आधार पर, वैधता के आधार पर और स्वरूप के आधार पर। प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा यानी वह मुद्रा, एक्चुअल मनी जो होती है वह मुद्रा जो देश में वास्तविक रूप से प्रचलन में होती है, यानी एक्चुअल रूप में देश में प्रचलन में होती है, उसे कहते हैं वास्तविक मुद्रा या एक्चुअल मनी कहते हैं। जैसे भारत में वर्तमान में रुपया प्रचलन में है, अमेरिका में डॉलर प्रचलन में है, तो ये क्या है? वास्तविक मुद्रा है। प्रोफेसर बेनम ने इसे चलन की इकाई कहा था। प्रोफेसर बेनम ने इसे चलन की इकाई कहा था वास्तविक मुद्रा को, और प्रोफेसर सेलिगमैन ने इसे यथार्थ मुद्रा कहा था। ठीक, यथार्थ मुद्रा कहा था इसको। दूसरा आता है हिसाब की मुद्रा यानी मनी ऑफ अकाउंट, यानी वह मुद्रा जिसके द्वारा बही खातों में हिसाब किताब रखा जाता है उसे हिसाब की मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत में कोई भी हिसाब किताब करते हैं तो रुपये में करते हैं, कितना रुपया उधार दिया है, इतना रुपया लिया या जमा किया। ठीक है। ऐसे ही IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक है, वहाँ पे लेन देन जो भी होता है वो SDR में होता है। SDR यानी स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, विशेष आरोहण अधिकार के रूप में होता है। बात करें तो बेनम ने इसे
हिसाब की इकाई का, और सेलिगमैन ने इसे आदर्श मुद्रा कहा। वास्तविक मुद्रा को बेनम ने चलन की इकाई कहा था, और हिसाब की मुद्रा को बेनम ने हिसाब की इकाई कहा। जबकि सेलिगमैन ने वास्तविक मुद्रा को यथार्थ मुद्रा कहा था, और हिसाब की मुद्रा को सेलिगमैन ने आदर्श मुद्रा कहा। अब बात करते हैं वैधता के आधार पर वैध मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। तो वैध मुद्रा की लीगल मनी की बात करें तो वह मुद्रा जिसे सरकार तथा केंद्रीय बैंक से कानूनी मान्यता प्राप्त होती है उसे वैध मुद्रा कहते हैं। यानी वैध मुद्रा वह है जिसे सरकार तथा केंद्रीय बैंक से क्या होती है, कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, उसे कहते हैं वैध मुद्रा। रॉबर्टसन ने इसे सामान्य मुद्रा कहा था। दूसरी बात करते हैं ऐच्छिक मुद्रा की, यानी ऑप्शनल मनी। यानी वह मुद्रा जिसे जनता स्वीकार तो करती है लेकिन कानूनी रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती है, उसे ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। जैसे चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल, इनको कहते हैं ऐच्छिक मुद्रा। जरूरी नहीं है कि जनता इनको स्वीकार करे, स्वीकार करने के लिए वो बाध्य नहीं होती है, ये ऑप्शनल होता है, स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। रॉबर्टसन ने इसे बैंक मुद्रा कहा था, जबकि लीगल मनी जो वैध मुद्रा था उसे रॉबर्टसन ने सामान्य मुद्रा कहा, और जो ऐच्छिक मुद्रा है उसे रॉबर्टसन ने बैंक मुद्रा कहा। अब बात करते हैं स्वरूप के आधार पर मुद्रा। स्वरूप के आधार पर मुद्रा की बात करें तो पहला आता है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा में मेटेलिक मनी यानी विभिन्न धातुओं से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं, जैसे भारत में प्रचलित प्रमाणित सिक्के। ठीक है। दूसरा आता है पत्र मुद्रा, यानी सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी विभिन्न मूल्य के नोटों को पत्र मुद्रा कहते हैं। नोट जो है भारत में दो प्रकार से छपते हैं। 1 रुपये का जो नोट है वो वित्त सचिव के साइन से जारी होता है, यानी सरकार द्वारा जारी होता है 1 रुपये का नोट। जबकि 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का और 2000 रुपये का जो नोट है वो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर से जारी होता है। ठीक है। अब है साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। बैंक द्वारा जारी चेक, ड्राफ्ट, प्रतिभूति आदि को साख मुद्रा कहते हैं। ये वास्तविक मुद्रा के स्थान पर प्रचलित रहती है, उसे कहते हैं साख मुद्रा। टाइप ऑफ मनी। अब मनी के ही कुछ रूप और है जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला आता है कमोडिटी मनी, यानी वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा का मतलब यह है कि भाई वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी तो उस टाइम पहले यही चलती थी वस्तु मुद्रा। उसमें ये होता था कि भाई कोई व्यक्ति गेहूं के बदले चावल ले ले, या चावल के बदले कुछ और सामान ले ले, यानी वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था कमोडिटी मनी में। इसमें रुपए का कहीं भी चलन नहीं था, केवल वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन इनमें समस्या ये आती थी दोहरे संयोग का अभाव। जैसे किसी व्यक्ति को बकरी बेचनी है और भैंस लेनी है तो वो संयोग मिल नहीं पाता था कई बार, तो इसमें दोहरे संयोग का अभाव होता था। फिर आता है मेटलिक मनी, यानी धातु मुद्रा। धातु मुद्रा में सिक्के होते हैं। अब सिक्के भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीमित विधिग्राह्य, यानी ऐसे सिक्के जो एक सीमा तक लेन देन तक मान्य होते हैं, और एक असीमित विधिग्राह्य, यानी ऐसे सिक्के जिनको एक सीमा से अधिक, यानी आप चाहे जितनी सीमा तक उनको स्वीकार कर सकते हैं। मेटलिक मनी को दो भागों में बांटा गया है, स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी। स्टैंडर्ड मनी का मतलब है यानी मानक या पूर्ण मूल्य वाले फुल बॉडी कॉइन, यानी ऐसी मुद्रा, ऐसी धातु मुद्रा जिस पर जो अंकित मूल्य होता है उतने ही मूल्य के बराबर उसमें धातु का मूल्य होता है। जैसे 1835 से 1993 तक 1 रुपये का जो सिक्का था वो असीमित वैध मुद्रा था, एक तरह से स्टैंडर्ड मनी था। स्टैंडर्ड मनी मतलब उसमें 1 रुपये अंकित था तो 1 रुपये की धातु उसमें लगी हुई थी, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड मनी। और दूसरा होता है टोकन मनी, जिसे बोलते हैं प्रतीक मुद्रा या प्रतिनिधि मुद्रा, यानी इस पे जो अंकित मूल्य होता है वो धातु या यथार्थ मूल्य से अधिक होता है। यानी जैसे 10 रुपये का सिक्का है, वर्तमान में जो सिक्के चल रहे हैं वो टोकन मनी एक तरह से, क्योंकि इसमें जो अंकित मूल्य होता है, जैसे अंकित मूल्य है 10 रुपये,
लेकिन उसमें 10 रुपये की धातु नहीं होती है। तो ये क्या है, एक तरह से प्रतिनिधि मुद्रा है, यानी अंकित मूल्य इसमें धातु मूल्य से अधिक है। और वर्तमान में जो सभी सिक्के हैं वो चल रहे हैं, वो टोकन मनी एक तरह से। अब बात करते हैं तीसरा, बैंक मनी की। बैंक मनी की बात करते हैं। बैंक मनी का इसी को अन्य नाम है, इसे फ्यूडिशरी मनी भी कहते हैं, नियर मनी भी कहते हैं, या क्रेडिट मनी भी कहते हैं। ये जो मनी होती है, मुद्रा होती है, ये विश्वास पर आधारित होती है। इसका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो वस्तु मूल्य की तुलना में अधिक होता है। जैसे चेक, कार्ड, अब कार्ड भी कई प्रकार के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इन सब कार्डों को बोलते हैं प्लास्टिक मनी। तो ये सब क्या है, बैंक मनी है। ये विश्वास पर आधारित होती है, इन पर मौद्रिक मूल्य जो है वास्तविक मूल्य से अधिक होता है इनका। अब बात करते हैं पेपर मनी की। पेपर मनी ये फिएट मनी होती है, आदेश आश्रित मुद्रा होती है। ये सरकार के आदेश से जारी होती है, आरबीआई के आदेश से, और ये असीमित विधिग्राह्य होती है। ठीक है, असीमित विधिग्राह्य होती है। अब ये कई प्रकार की होती है, एक तो प्रेजेंटेटिव होती है, एक कन्वर्टेबल होती है, इनकन्वर्टेबल होती है। अब बात करते हैं अगला, वर्चुअल मनी। वर्चुअल या डिजिटल करेंसी, जिसे बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सर्वप्रथम 1990 में डीजी केस कंपनी थी एक, उसने ये विचार दुनिया के सामने रखा। 1990 में डीजी केस कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी का विचार रखा था। लेकिन सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी 2009 में बनी, और इसका नाम था बिटकॉइन, जिसे सातोशी नाकामोटो जापान के एक व्यक्ति ने बनाया था। बिटकॉइन थी 2009 में, सातोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति जापान ने इसको बनाया था। अब क्रिप्टो करेंसी का अर्थ क्या होता है, ये इंटरनेट पर बनती है और इसका हर यूज़र हर जगह इसका यूज कर सकता है, लेकिन इसे ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। यह स्वतंत्र आभासी मुद्रा एक तरह से, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता एक तरह से। इसे डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है और हमें पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे हम अपनी मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी के और भी कई रूप हैं, जैसे हम बिटकॉइन, रेड कॉइन या सियाल कॉइन या मोनेरो आदि के नाम से जाना जा सकता है। बिटकॉइन जब शुरू में आई थी तो एक बिटकॉइन के बराबर $4200 के बराबर इसका मूल्य था, लेकिन वर्तमान में इसका मूल्य जो है 2,17,000 रुपये के बराबर है, एक बिटकॉइन का बराबर है, यानी $4200 के बराबर इसका मूल्य है वर्तमान में एक। अब बात करते हैं मुद्रा के कार्यों की। तो आधुनिक युग को जो है मौद्रिक युग कहा जाता है, और इस युग के विकास में मुद्रा के कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा था। पहला कार्य है प्राथमिक कार्य, दूसरा कार्य गौण या सहायक कार्य, और तीसरा कार्य आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्यों की बात करें तो पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, और दूसरा है मूल्य का मापन। तो बात करते हैं विनिमय के माध्यम की। विनिमय का माध्यम, मुद्रा का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम यह होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाता है मुद्रा के द्वारा, अर्थात व्यक्ति अपनी वस्तुओं को मुद्रा में ही बेचेगा और दूसरी वस्तुओं को भी मुद्रा में ही खरीदेगा। यानी व्यक्ति वस्तुओं को बेचना और खरीदना किसके रूप में करता है, मुद्रा के रूप में ही करता है। और मुद्रा यहाँ एक केवल और केवल मध्यस्थ का कार्य करती है। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा वस्तु विनिमय यानी दोहरे संयोग के अभाव को समाप्त कर देती थी, क्योंकि वस्तु मुद्रा में क्या था कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, तो वहाँ कई बार समस्या आती थी दोहरे संयोग की। जैसे किसी को चावल बेचना है लेकिन लेना उसको दाल है, दाल उसको मिल नहीं पा रही है, या जैसे गाय बेचनी है लेकिन उसको बकरी लेनी है, तो गाय के बदले बकरी कौन देगा, एक बकरी। ठीक है, तो दोहरे संयोग का भाव था, तो दोहरे संयोग के भाव को इसने समाप्त कर दिया जब से मुद्रा आई है। क्योंकि मुद्रा में ये होता है कि भाई अपन हर वस्तु को मुद्रा में उसका मूल्य माप सकते हैं और उसके बराबर उसको कीमत अदा करके उसको खरीद सकते हैं। तो दोहरे संयोग को भाव को समाप्त कर दिया है मुद्रा ने। तो इससे क्या होगा, विनिमय कार्य क्या हो गया, सरल हो गया। इस प्रकार मुद्रा ने लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी और बाजार का क्या किया है, विस्तार किया है, और प्रतियोगिता बढ़ाकर बाजार को सक्षम या निपुण बना दिया एक तरह से। दूसरा कार्य है मूल्य का मापन। मूल्य का मापन यानी मुद्रा द्वारा भौतिक वस्तुओं व सेवाओं को मूल्य को मापा जा सकता है। यानी भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को किस में मापा जा सकता है, मुद्रा के द्वारा। कैसे,
20 रुपये किलो या 200 रुपये प्रतिदिन। तो ये क्या है, किसी भी वस्तु को माप लें कि कोई चीज़, या जैसे मान लो कि चीनी, तो चीनी कितने रुपए किलो, 40 रुपये किलो, तो मूल्य में माप दिया चीनी को। आप कोई मजदूर है तो मजदूर को बुलाते हैं तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देते हैं, तो उसको 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी। तो किसी भी भौतिक वस्तु या सेवा को अपन मुद्रा में माप सकते हैं। तो मुद्रा क्या है, लेखे की इकाई यानी लेखन की इकाई के रूप में भी कार्य करती है। जिससे क्या होता है, फायदा क्या है, जिससे हिसाब किताब रखना सरल हो गया है। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप ही व्यापारिक फर्में अपनी आय, अपनी लागत, अपने लाभ हानि का क्या कर सकती है, अनुमान लगा सकती है। और समाज में आर्थिक सूचनाएं प्रसार करना भी संभव हो पाया है इसके द्वारा ही। ठीक है। दूसरा है सहायक या गौण कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। तो इसमें पहला आ जाता है सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो सेकेंडरी फंक्शन जो है ये प्राथमिक कार्यों के क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकसित होती जाती है इन कार्यों का क्या हो जाता है, महत्व बढ़ता जाता है। अब सहायक कार्यों की बात करें तो मुद्रा के सहायक कार्य 3 है। और पहला है भावी भुगतान का आधार। भावी भुगतान का मतलब यानी कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका भुगतान अपन तत्काल नहीं कर पाते, तो इनका भुगतान करते हैं अब भविष्य में कर देते हैं। तो यानी ऐसे भुगतान जिनका लेन देन तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है उन्हें स्थगित या भावी भुगतान कहते हैं। और मुद्रा को मनुष्य की भावी आवश्यकताओं और भावी ऋणों को चुकाने के लिए काम में भी लिया जाता है। मुद्रा के कारण भावी भुगतानों उधार लेन देन की क्रिया क्या बन गई है, सरल बन गई है। क्योंकि मुद्रा के द्वारा भविष्य के सौदे तय कर दिए जाते हैं कि भविष्य में इतने रुपए के द्वारा चुका दिए जाएंगे। तो भविष्य में क्या होता है, अपन किसी भी वस्तु या चीज़ का रुपए दाम और रुपए या मूल्य फिक्स कर देते हैं, तो उस हिसाब से उसको रुपए भविष्य में चुका सकते हैं। तो ये संभव किस लिए हुआ, किसके कारण हुआ, मुद्रा के कारण हुआ। तो मुद्रा के द्वारा क्या है, किसी भी वस्तु या लेन देन का तत्काल भुगतान न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है और उन्हें भविष्य में चुका दिया जाता है। इससे क्या होता है कि मुद्रा के फलस्वरूप ही उत्पादक और उपभोक्ता और सरकार के द्वारा ऋण लेना भी सरल हो गया है। मुद्रा के कारण ही मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का विकास भी संभव हो पाया है। ठीक है। तो मुद्रा के द्वारा ही भावी भुगतान का आधार है एक तरह से मुद्रा। अब बात करते हैं संचय का साधन। संचय का साधन यानी मुद्रा को वस्तुओं सेवाओं पर तुरंत खर्च न करके व्यक्ति क्या कर लेता है, कई बार आय का कुछ भाग अपने पास बचत के रूप में रख लेता है। इसे कहते हैं मूल्य का संचय करना, यानी मुद्रा का इसे स्टोर कर लेना एक तरह से। और मुद्रा को संचित करने से इसकी मात्रा में कोई भी कमी नहीं होती है। मुद्रा का संचय मूल्यवान परिस्थिति जैसे परिसंपत्तियां जैसे बॉन्ड्स, प्रतिज्ञा पत्र, शेयर, भूमि, मकान आदि के करने पर तो क्या होता है, ब्याज, लाभ, लगान आदि के रूप में भी आय भी प्राप्त होती है। ठीक है। न्यूलन जो था, न्यूलन ने इसे मुद्रा की जो संचय कार्य को मुद्रा का परिसंपत्ति कार्य कहा था। और किन्स ने इस मुद्रा के संचय कार्य को सबसे अधिक महत्व दिया था, किन्स ने। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। क्रय शक्ति का हस्तांतरण यानी मनुष्य अपनी अचल परिसंपत्तियों को क्या करता है, मुद्रा में बेच देता है और अपनी क्रय शक्ति का विकास करता है। यानी उस क्रय शक्ति के द्वारा ही वो क्या करता है, अपनी संपत्ति को एक जगह बेचकर दूसरी जगह क्या करता है, परिसंपत्ति खरीद लेता है। ठीक है। अर्थात एक स्थान पर संपत्ति बेचकर दूसरे स्थान पर संपत्ति खरीदी जा सकती है। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ, मुद्रा के द्वारा। इसे क्या कहते हैं, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। और ये किसके द्वारा संभव है, केवल और केवल मुद्रा के द्वारा संभव है। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य की बात करें, आकस्मिक कार्य देश के आर्थिक विकास के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तो पहला आता है इसमें साख मुद्रा का आधार। साख मुद्रा का आधार, लोग क्या करते हैं, अपनी आय में से कुछ भाग मुद्रा बैंकों में जमा कराते हैं। और बैंक जो है इन ग्राहकों की जो प्रारंभिक जमा आती है, नगद जमा आती है, इन नगद जमाओं के आधार पर ही कई गुना साख का सर्जन कर लेते हैं। ठीक है। और ये किसके द्वारा संभव है, मुद्रा द्वारा ही संभव है। इसलिए इसको बोलते हैं साख मुद्रा का आधार ही मुद्रा है। यानी जब मुद्रा आएगी तब उसके द्वारा ही साख मुद्रा का निर्माण किया जाएगा। कहने का मतलब ऐसा होता है इसमें कि एक व्यक्ति ने बैंक में जाकर 100 रुपये जमा कराए
तो बैंक क्या करेगा, उन 100 रुपये को प्राथमिक जमा के रूप में उसके खाते में जमा कर देगा। और दूसरा व्यक्ति जब बैंक से रुपए लेने आता है तो उसको पूरे नगद 100 रुपये ना देकर क्या करता है बैंक, उन 100 रुपये का प्रारंभिक जमाओं का 10% अपने पास नगद रूप में रखकर बाकी के 90 रुपये दूसरे व्यक्ति को चेक के माध्यम से दे देता है। उसको नगद नहीं देता, वो चेक के माध्यम से उसको दे देता है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा व्यक्ति चेक के माध्यम से बैंक में जमा कराता है, तो फिर बैंक क्या करता है, उसका फिर 10% अपने पास नगद रूप में रखकर फिर बाकी के पैसे जो बच रहे हैं वो क्या करता है, किसी तीसरे व्यक्ति को चेक के रूप में दे देगा। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार से क्या होती है, चलती रहती है। इसे कहते हैं साख सर्जन की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें होता ये है कि बैंक 100 रुपये से कई गुना साख का सर्जन यानी लेन देन कर लेता है, केवल 100 रुपये से। ठीक है, यानी जो प्रारंभिक जमा है 100 रुपये, उससे कई गुना साख का सर्जन कर लेता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण यानी वस्तु विनिमय में उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं, तो उसका राष्ट्रीय आय का माप वितरण करना कठिन था। ठीक है, वस्तु विनिमय में उत्पादन के जो साधन है उनको उनका भाग कैसे डिवाइड किया जाए, तो ये कठिन था उसमें वस्तु विनिमय में। लेकिन मुद्रा के प्रचलन के पश्चात क्या हो गया, राष्ट्रीय आय का वितरण बड़ा ही सरल हो गया है। उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर ही क्या मिलता है, प्रतिफल मिलता है। भूमि को क्या मिलता है, लगान। मजदूर को क्या मिलती है, मजदूरी। पूंजी को मिलता है ब्याज, और उद्यमी या शासी को क्या मिलता है, लाभ। ठीक है, जिस साधन की सीमांत उत्पादकता जितनी अधिक होती है उसे उतना ही अधिक प्रतिफल मिलता है। यानी उत्पादन के साधनों को प्रतिफल किसके आधार मिलता है, सीमांत उत्पादकता के आधार पर। तीसरा कार्य है संपत्ति को तरलता प्रदान करना। मुद्रा की जो सामान्य स्वीकृति है, इसी के कारण परिसंपत्तियों को मुद्रा के द्वारा नगद रूप प्रदान किया जा सकता है। यानी कोई भी संपत्ति को मुद्रा के द्वारा बेचा जा सकता है, तो उसको बेच कर क्या प्राप्त किया जा सकता है, नगद मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, यानी तरलता यानी नकदी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इनके अलावा कोलबर्न और पॉल एंजिंग ने मुद्रा के कार्य जो बताए थे वो दो थे। स्थैतिक कार्य, जैसे प्राथमिक और सहायक कार्य आते हैं स्थैतिक में। दूसरा आता है गत्यात्मक कार्य, ठीक है, जिसमें मुद्रा के आधुनिक कार्य आते हैं। ठीक है, थैंक यू।